बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के इलाके बुलेली में आज सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रक के करीब खुदकुश हमला हुआ। कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और इस खुदकुश धमाके के नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो जाम बहक हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इन 4 जाम बहक होने वालों में एक पुलिस एहलकार है, 2 बच्चे हैं और एक खातून शामिल है, जबकि डीआईजी क्वेटा के मुताबिक 24 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। 25 किलो इसमें बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, काबिल मज़म्मत है। आज वफाकी काबीना ने भी इसकी मज़म्मत की और टारगेट पुलिस का ट्रक बना। साथ में चूँकि पोलियो वर्कर्स कैंपेन कर रहे थे, इंसदाद पोलियो, और उस हवाले से इसको निशाना बनाया गया। कलअदम तंजीम का इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना इस हवाले से भी अहम है कि पिछले दिनों उन्होंने हुकूमत के साथ जो उनका फायरबंदी का मुआहदा था, इसे ख़त्म करते हुए हमलों का ऐलान किया था। इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बड़ा तवज्जो तलब मामला है क्योंकि कलअदम तंजीम ने पाकिस्तान में हमलों के आगाज़ करने का भी ऐलान किया हुआ है। सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की भी मुलाकात हुई और कल उन्होंने आर्मी कमान संभाली थी एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आज उनकी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको अहम ओहदा उस पर फ़ाइज़ होने पर मुबारकबाद पेश की और यकीनन ये उन्होंने कहा कि आप बाइस इफ्तिखार हैं और जो सिक्योरिटी का चैलेंज है वो अहम चैलेंजेस में से एक चैलेंज है। इसके साथ साथ अगर हम वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से बात करें, इसमें जैसे मैंने पहले कहा, जो इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से खुदकुश हमला हुआ क्वेटा में, उसकी मज़म्मत की गई और इस अज़म का इजहार किया गया फेडरल कैबिनेट की जानिब से कि जो ये मिशन है पोलियो का ख़ात्मा पाकिस्तान से, वो मिशन पाया तकमील तक इसे पहुँचाया जाएगा। इसकी जो तफसीलात हैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने दी और इस मौके पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को मुबारकबाद पेश की, वहीं अपने ही ट्वीट में उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफ़वाज पाकिस्तान से जो एक खिताब था उसका इक़्तिबास भी अटैच किया और उसमें इमरान खान साहब का ये कहना था कि जो कायद-ए-आज़म साहब के अफ़कार थे कि अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो मातहत हैं और उनका काम सिविलियंस का काम है, लीडरशिप का पॉलिसियाँ तश्कील देना और उस पर अमल दरामद करना अफ़वाज का काम है। और साथ में खान साहब का ये भी कहना था कि जो नई लीडरशिप है उनसे तवक्को ये है कि उनके मुताबिक गुज़श्ता 8 माह में जो रियासत और अवाम के दरमियान एक खलीज बनी है उससे ख़त्म करना। इस पे मरियम औरंगज़ेब साहब का कहना था कि कायद-ए-आज़म के खिताब को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना इस मौके पर नामुनासिब बात है, क्योंकि ख़ुद खान साहब ने अपनी नशरी तकरीरों में कहा जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे कि उनके बहुत से मामलात, इवन असम्बली के मामला चलाने के लिए उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको एक कलीदी किरदार अदा करना पड़ रहा था और अदा कर रही थी। उनके मुताबिक कोई बिल पास कराना होता था तो उसके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बंदे उन्हें इकट्ठे करके देती थी। बार के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों की मुमकिना तहलील का मामला है उस पर सियासी दावपेच जो है वो चल रहा है। आज मुस्लिम लीग नवाज़ के एक वफ़द ने साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब से मुलाकात की। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई और अब ये भी कहा जा रहा है कि कल यानी आइंदा कल चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात तय है इमरान खान साहब से। पहले गुज़श्ता कल तय थी, आज भी नहीं हो सकी, गुज़श्ता कल भी नहीं हुई, अब ये आइंदा कल पे तय हुई है। तो इस हवाले से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस पर स्पीच भी की, उस पर भी बात करेंगे। हमें 3 नुमाइंदा शख्सियात ने ज्वाइन किया आज की नशिस्त में। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा में, साबिक वफाकी वज़ीर, गवर्नर बलूचिस्तान और कोर कमांडर बलूचिस्तान रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर राना मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है बज़रिया स्काइप, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। सलमान गनी साहब लाहौर से स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और इस वक्त चूँकि मरकज़ निगाह लाहौर बना हुआ है, वहाँ की पंजाब हुकूमत असम्बलीज, इनसे उस हवाले से भी जाने की गुफ्तगू का आगाज़ मैं जज साहब सर आपसे करूँगा, चूँकि आप जैसे मैंने तारुफ में कहा गवर्नर बलूचिस्तान भी रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या जो आज क्वेटा में हुआ और ज़्यादा तवज्जो तलब पहलू ये है कि कलअदम तंजीम TTP ये जिम्मेदारी कबूल कर रही है और हुकूमत से उन्होंने जो फायरबंदी का मुआहदा है उससे उसको ख़त्म कर दिया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे उन शोधा की जो कि इस दहशत गर्दी का निशाना बने और आज हमें नहीं है। और ये जो मामला है टीटीपी वाला या दहशतगर्द तंजीमों का या ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके जो भी नाम इनको आप दे दें जी, ये बड़ा अफसोसनाक मालूम है, पहलू है हमारे मुल्क की अमन अमान से मुतल्लिक मामलात का जहाँ तक ताल्लुक़ है। और इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं इनमें कोई कमी नहीं आ रही है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रवां साल मई में मुआहिदा किया था इन्होंने काबुल में मुज़ाकरात में, काफ़ी मुआहदे इनके साथ हुए थे। इसके अलावा काफ़ी ऑपरेशन लॉन्च किए गए मुख्तलिफ नामों से और जनरल परवेज़ राइट शरीफ साहब के दौर में भी कार्रवाई हुआ। बिल्कुल जनरल बाजवा साहब के दौर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, कार्रवाई हुई और बहुत कुछ कहा गया और ये भी कहा गया कि काफ़ी हद तक इनमें कमी आई है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी कमी आई है जहाँ पर हम ये समझ लें कि इनकी कमर टूट गई है या इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे लिए मसाइल पैदा करें। ये यहाँ पर जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक़ है, उनके साथ जो भी मुआहदे हुए या नहीं हुए उसमें कितनी नेक नीयती उनकी थी या नहीं थी, या हमारे इस्टेब्लिशमेंट की कितनी नेक नीयती थी, वो अपनी जगह पे। लेकिन हकीकत यह है कि 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि जो मुआहदा उन्होंने किया था उस पर वो मज़ीद कारबंद नहीं रहेंगे और वो टारगेटिंग करेंगे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी उनको मौका मिल जाएगा। और ये पहली टारगेटिंग है उनके 2 दिन के वक्फे के साथ। अल्लाह खैर करे। बहरहाल कोई एक स्टेट भी इतनी कमज़ोर नहीं है, अफवाज पाकिस्तान भी इतने कमज़ोर नहीं है, न उसमें कि उनकी एबिलिटी में कोई कमी है। इंशाल्लाह जहाँ पर इनकी धमकियाँ होंगी वो अपनी कार्रवाई करेंगे और यहाँ से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इंशाल्लाह अपने फ़राइज़ कल नई लीडरशिप आई है सही तौर पर सरअंजाम देंगे और नई लीडरशिप इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, न पुरानी लीडरशिप में कोई कमी थी न नई लीडरशिप से आप कोई इस किस्म की एक्सपेक्टेशन करें कि जी वो तो बिल्कुल सोए हुए थे और इन्होंने बहुत कुछ करना है। ये कंटिन्यूटी है, अदारा एक ही है और ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, उनकी कंटिन्यूटी। यही लोग इन्वॉल्व थे इससे पहले। हमारे मौजूदा चीफ बतौर DGMI इन्वॉल्व रहे हैं, बतौर DGISI इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, बतौर कोर कमांडर से भी वो मुताल्लिक रहे हैं। वो अपने इदारे का काम चलता रहेगा। और ये जो इस किस्म की धमकियाँ जो दी जा रही है, स्टेट को जो चैलेंज किया जा रहा है, हर सूरत में स्टेट ने ओवरकम करना है इन चीज़ों को। एक मुल्क के अंदर 2 निज़ाम आप नहीं चला सकते हैं कम वक्त में। हर मुल्क का एक सियासी निज़ाम होता है, एक मजहबी निज़ाम होता है, एक आपका जो है ना क्या कहते हैं माशरती निज़ाम होता है। ये नहीं है कि चंद आदमी खड़े हो जाए और वो कहें कि जी यहाँ पर ये करो वहाँ पर ये करो, हमारी मर्ज़ी है उसकी मर्ज़ी है। मर्ज़ी पूरी कौम की एक होती है और मर्ज़ी कौम की रिफ्लेक्ट हो जाती है आपके आइन के मुताबिक, आपके पार्लियामेंट के ज़रिए से। और पार्लियामेंट के ज़रिए से जो फैसले किए जाए, आइन भी वही बनाते हैं, उसके बाद मुल्की निज़ाम को उन्होंने चलाना होता है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि इस किस्म के वाक़यात ना हों। अफसोसनाक बात यह है कि ये एक ऐसे बीमारी से मुतालिक लोगों को टारगेट करते हैं जिसमें टारगेट्स ढूंढते हैं ना, बच्चे पुलिस वाला भी जामे शहादत। बहरहाल इसके लिए कमर बस्ता होना चाहिए कौम को। और इनकी जहाँ तक कार्रवाइयों का ताल्लुक है, इनमें मज़ीद इजाफा होगा और करेंगे और ये भी करेंगे। इनका एक नेक्सस है बलूचिस्तान के जो वहाँ पे एलआईडी की पसंद है, जो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत है, उनके साथ भी ये नेक्सस है और उस तरफ भी हमें तवज्जो रखना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। मैं इस पे आई एम श्योर मुतल्लिका लोग हमसे ज़्यादा कंसर्न है, हमसे ज़्यादा अलर्ट है, हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो फील कर रहे हैं। सलमान गनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बड़ा अहम इशू है जो सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि साथ में हम आज की नशिस्त में जो सियासी हलचल की हम बात कर रहे हैं, चलें वो तो अल्लाह ताला ने का करम हुआ कि पुरअमन अंदाज में इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था और रावलपिंडी में इख्तिताम पजीर हो गया। अब वो एक सियासी दावपेच चल रहा है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, उस पर मुशावरत हो रही हैं। PDM की हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि हर ऑप्शन बरूए कार लाया जाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो बड़ा अहम आस्पेक्ट है सिक्योरिटी चैलेंज, मैं देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उन्होंने फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है कलदन तंजीम TTP को। स्वात में भी ये वाक़यात हुए थे, आपके इल्म में होगा।
और उस वक्त भी मुशावरत में फिर ये शामिल हुए बैरिस्टर सैफ, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की टेबल पर हैं, कलअदम तंजीम TTP, बातचीत से मामले को हल किया जा सकता है। क्या कहेंगे, ये जो एक नया चैलेंज सामने आ रहा है, दोबारा से सर उठा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है सलमान गनी साहब? देखिए अनवर साहब, ये कौमी सलामती का इशू है और उसे कौमी जज्बे के तहत ही टैकल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि डायलॉग की, मुज़ाकरात की, साथ बैठने की बात उन लोगों के साथ हो सकती है जो हथियार ना उठाए हों। और जब इनसे मुज़ाकरात हो रहे थे तो हम तो उस वक्त भी ये बात कर रहे थे कि जो लोग रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती को टारगेट किए हुए हैं, इनसे किसी किस्म के डायलॉग का कोई जवाब नहीं है। और बात यह कि ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, देखिए बात यह कि एक वक्त था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने एक कुर्बानियों की तारीख रकम की है और वहां पर नई इंतजामिया आने के बाद तवक्को ये थी कि अब वहां की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, इसलिए कि वहां पर हमारा दुश्मन के अपने ठिकाने मौजूद थे। हमारे हमसाया ममालिक पाकिस्तान तो वहां पर अमन की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहां की सरजमीन को जवाब बनाकर हमसाया ममालिक को गैर मुसाकम करने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर पे पाकिस्तान उनका टारगेट था। और इसमें मैं हवाला देता चलूं कि आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब ने खास तौर पे बलोचिस्तान का जिक्र किया था। बलोचिस्तान बड़ा सेंसिटिव सूबा है, बलोचिस्तान की CPEC के हवाले से एक अहमियत है और मैं समझता हूं कि बलोचिस्तान को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है ताकि वहां पर उस सूबे को गैर मुस्तहकम किया जाए। लेकिन जनरल साहब जो बात कर रहे थे मैं उससे एग्री करता हूं। देखिए नेशनल एक्शन प्रोग्राम, उस पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है और यह बात दुरुस्त है। देखिए दहशतगर्दी की जंग बुनियादी तौर पे हमारी जंग नहीं थी, ये आलमी ताकतों की जंग थी, लेकिन ये लड़नी पाकिस्तान को पड़ी है। और वो देखे अफगानिस्तान वहां पर वो अपना तसल्लुत कायम नहीं कर सका और वो वहां से चला गया। आज वो जो बीज थे वो तनावर दरख्त बने हुए हैं और काटने पाकिस्तान को पड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार कंट्री है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अपनी एक तारीख है और यकीनन ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अमनो अमान के जो दीगर अदारे हैं वो उसी बिल के मुताबिक इनका कला कमा करेंगे। बहुत हद तक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पे काबू पाया है और ये बात ये वक्फे से जो उन्होंने ये वारदातें करनी शुरू की हैं। देखिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो दीगर अमन के जिम्मेदार अदारे हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस बात की निशानदेही की है, ऐसी कैफियत में पाकिस्तान के अंदर एक यकसुई और संजीदगी की जरूरत है। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर एक बोरानी, हैजानी और तूफानी कैफियत तारी कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता कि ये टारगेट्स तो हैं, ये तो हमारे दुश्मन के हैं कि पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली सूरत हाल तारी हो, पाकिस्तान के अंदर हैजानी सूरत हाल तारी हो। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जो रियासती रिट है, और जो लोग भी इसको चैलेंज कर रहे हैं वो दुश्मन के एजेंडे पे और उनके खिलाफ उसी तरह ही उसी जज्बे के तहत ही इक़दाम करने चाहिए। और बलोचिस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि बलोचिस्तान में जो सूरत हाल तारी करने की कोशिश की जा रही है, इसमें हम अपने दुश्मन के एजेंडा को नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसी स्पिरिट के मुताबिक वहां पर इक़दामात होने चाहिए। सेनेटर साहब के पास जाना चाहूंगा। राना मकबूल सर, सब सवाल का जाविया मेरा ये था कि जब खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान उन्हें मुज़ाकरात का कह रहे हैं, साथ में बलूचिस्तान में टारगेट हुआ है और हमने देखा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वो फ्रंट लाइन सूबे हैं जिन्होंने ये जो दहशतगर्दी का अफरीत है इसके भयानक नताइज सोशल फैब्रिक पे, इकनॉमिक फैब्रिक पर बहुत ज़्यादा आए हैं, पूरे मुल्क में आए हैं बिलअमूम, लेकिन उन दो सूबों में बिलखसूस। तो कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो कम अज़ कम ठीक है सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच की ज़रूरत है जब इस तरह के जो अफराद हैं या इस तरह की कलदम तंजीमें हैं उनका मुकाबला करना हो या उनको राह रास्त पे लाना हो। आप चूंकि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, मैं और जनरल बलोच साहब वहाँ हमारे साथ हमारे सीनियर भी थे, DG रेंजर्स से हम इकट्ठे थे सिंध में। वहाँ अर्बन टेररिज्म जो कि बड़ा शेर किस्म का था उसका सामना था।
लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी थी और हर तरफ अमन हो गया था। बात यह है कि जैसे अभी सलमान गनी साहब कह रहे थे, ये एक रिजॉल्व की बात है, एक अज़्म की बात है। जैसे आपने भी कहा कि एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए और बैक्ड बाय इनडोमिटेबल डिटर्मिनेशन, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये कोई बड़ा ख़तरा 2009 और 10 से नहीं है। आपको पता है 2010 में कितने धमाके रोज़ होते थे लाहौर में, वैगनें आती थी भरी हुई बारूद की, वो कहीं टकराई, कोई कहीं टकराई, कोई कहीं टकराई। आपको याद होगा सारा ये जो है सारा। लेकिन उसका मुकाबला किया, फोर्सेस ने मुकाबला किया, आर्म्ड फोर्सेस ने किया, पुलिस ने तो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया अपनी कारकर्दगी का, जिस तरह उनके साथ लड़े हैं और जिस तरह उन्होंने उनको एलिमिनेट किया है। ये आप देखिएगा कि कितने बड़े रिस्क लिए हैं। इसलिए अब फिर से हमें उसी जज्बे के साथ एक कॉम्बैट करना होगा और ये बार बार उठेंगे, इन्हें हमें बार बार दबाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है, आप एक मुस्लिम स्टेट हैं, आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, आप जियो स्ट्रेटेजिक किस्म की आपकी लोकेशन है। आपने सुना होगा मोदी के बयानात को, उनके इंटीरियर मिनिस्टर के बयानात को। आपको पता ये एक नेक्सस ऑफ ईवल हो जाता है जिसमें मसाज भी आ जाती है, रॉ भी आ जाती है, ये भी आ जाती है। माजद, मेरा सवाल ये था सर, ये तो क्लैरिटी होना चाहिए कि मुज़ाकरात करने या इनका कमा करना है। मुज़ाकरात का कोई तुक नहीं बनता। आपने देख लिया मुज़ाकरात का क्या रिजल्ट निकले। ऐसे लोगों से आप मुज़ाकरात करेंगे तो यू आर डिफीटिंग योर ओन कॉज। यू हैव टू टेक एक्शन। मुज़ाकरात इसमें किस चीज के हैं? यानी कि वो लोग इतना बड़ा जुल्म और कुफ्र कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं और आप उनसे मुज़ाकरात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यू हैव टू फाइट टू द हेल्थ, तब जाके इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। वरना बार बार ये उठेंगे और ये लोग पे पता है आपको रॉ कितने पैसे खर्च करता है जी। ये कोई आम चीज थोड़ा, मसाज कितने पैसे खर्च करता है। बात है, हमारे जो दुश्मन ये कोई उनका सिर्फ मिशनरी थोड़ा है, वो तो एक मर्सनरीज के तौर पे काम करते हैं। इसलिए जरूरी है, हाँ, इसमें कम्युनिटी सपोर्ट आपको बेइंतहा चाहिए। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, बहुत सारी है, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस फिनोमेना। जब ये अरूज पे था टेररिज्म, तो एक वैगन आती थी भरी हुई बारूद की, वो 2-3 जगह पे टकराई है लाहौर में। तो सब जगह पे कहा गया, और मैं भी उस मीटिंग में होता था, जो मेरा थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है, कि जी आप कम्युनिटी को जरूर सेंसिटाइज करें। एक तनूर था फैसलाबाद में, वहाँ एक बंदा रोज आता था चिट कपड़िया और वो 41 रोटियां लेके जाता था। अब जो लोकल पुलिस ने सब तनूर वालों को, दर्जियों को, धोबियों को कहा हुआ था, तो जब वो कई दिन तक वो रोटियां ले जाता रहा, तो उसने क्वाइटली तनूर वाले ने पुलिस को बताया कि इस तरह का बंदा आता है, 41 रोटियां लेके जाता है हर रोज, तो जरा चेक तो करें। उन्होंने वॉच किया, उस जगह को आइडेंटिफाई किया, उस जगह के ऊपर उन्होंने सर्वेलेंस की। जब उसमें रेड किया तो 8 टेररिस्ट वहां से पकड़े गए, जिनके पास बॉम्ब थे, जिनके पास सेंट्रीफ्यूजेस थे और सारा सामान था, एक्सप्लोसिव्स थे, और उन्होंने ही ज्यादातर धमाके करवाए थे यहाँ। तो इसलिए फिर उनके साथ जो सलूक होना था, जो वो डिजर्व करते थे, उनके साथ वो सलूक हो गया। तो मेरा मतलब कम्युनिटी सपोर्ट बड़ी जरूरी है। कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना, उनमें कॉन्फिडेंस देना, उनको इंडोक्ट्रिनेट करना, ये बड़ा अहम नुकता उठाया राणा साहब। ये आपने बहुत अहम उठाया कि कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना होगा, क्योंकि ये अपने ठिकाने ढूंढ लेते हैं। मैं आपको श्योर करता हूँ, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इफ वी पाउंस अपॉन दीस डेस्परेडोज, you will see the change within 2 to 3 months. You will be close to elimination of this virus. Allah ऐसा ही करे। It's only determination and the mechanism. जनरल साहब, you wanted to add something? फिर मैंने आपसे वो इमरान खान साहब ने जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से आज ट्वीट किया, मुबारकबाद देते हैं, उस पर भी बात करी थी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो कुछ राणा साहब कह रहे थे, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लेना, कम्युनिटी तो अपनी जगह पे, यहाँ पर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस वक्त है इन्वॉल्वमेंट की, KPK गवर्नमेंट की। उसको नेशनल एफर्ट के अंदर इंटेग्रेट करना है। वो किसी सूरत में ना आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, ना इस मसले को मसला समझते हैं। उन्होंने अपना एक अप्रोच अडॉप्ट किया हुआ है, उनके तर्जुमान है, उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है उन्हें। सैफ साहब है, ये इनका अपना ये नेशनल अप्रोच नहीं है।
अगर इंडिपेंडेंटली इसको वो हैंडल करना चाहेंगे, उनकी एबिलिटी क्या है, फेडरल गवर्नमेंट क्या उस तरह उनको सपोर्ट कर सकेगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, इस मामले को अगर कौमी मसला समझते हैं तो कौमी मसला समझने के लिए इकट्ठा होने की रिक्वायरमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तारीख ये बताती है कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, उन्होंने इस मसले को कौमी मसला नहीं समझा। और आपको अगर याद है तो इमरान खान साहब यहाँ से तालिबान की सपोर्ट में लॉन्ग मार्च लेके गए और वाना तक वो पहुँच गए और वो वहाँ पर ड्रोन अटैक और फलाना उसके खिलाफ मुहिम चलाते रहे और ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ वो कहते रहे, जो कुछ भी सही था या गलत था वो अपनी जगह पे। कहने का मेरा मकसद ये है कि उस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट की अप्रोच कुछ और थी और इमरान खान साहब की अप्रोच कुछ और थी, और आज वो हुकूमत में है। आज वो हुकूमत में भी है। यहाँ पर दो बड़े सूबों में अभी उनका व्यू पॉइंट क्या होगा, कैसे वो इंटीग्रेट हो सकेंगे उस नेशनल एफर्ट के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट है। नेशनल एक्शन प्लान बड़ा जबरदस्त किस्म का एक प्लान था और उसमें काफी रिजल्ट्स उन्हें दिए, डिविडेंड्स दिए उन्होंने, और मेरे ख्याल में उसको रिविजिट करने की बहुत सख्त जरूरत है और बहुत जल्दी ये करने की जरूरत है। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और कल ही हिना रब्बानी खान साहिबा जो हमारी वजीर मुमलिकत हैं बराए उमूर खारजा, वो काबुल गई हुई थी। सिर्फ एक सजेशन में उनके मुज़ाकरात भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब को तो कितनी सीरियसली लेते हैं नहीं लेते हैं। कायद-ए-आज़म के फरमान को उन्होंने आज वहाँ पर दोबारा अटैच कर दिया, वो कार्रवाई की, लेकिन इनको फिर मेरे ख्याल में एक टेबल पे लाने के लिए फिर उन एलिमेंट्स की ज़रूरत है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको दूर रखो, तो ये करो, तो वो करो, फलान करो। जब तक वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, सबको एक टेबल पे लाना जरा ये जो पोलराइजेशन इसके अंदर हुई है पॉलिटिक्स में, आप सपोर्ट करते हैं कि उनको फिर किरदार अदा करना चाहिए सियासतदानों को विद रेफरेंस टू दिस सिचुएशन व्हिच हैज कम अप। ठीक है, ये टेररिज्म से रिलेटेड जहां पर वो इन्वॉल्व होंगे उनकी लाशें उठेंगी। वो हमेशा कुर्बानियां देते रहे, बहुत कुछ है। वो कुर्बानी देने के लिए कम अज कम उस हमारे इस कौम को उनके एफर्ट को सपोर्ट और बैक करना चाहिए और वो कंप्लीट पूरा कौम मुतहद होकर उनकी सपोर्ट करे। आर्म फोर्सेस की करना तो उन्होंने, जाहिर बात है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। जब जरूरत होगी तो उनको करने की इकट्ठा होने नहीं, बिल्कुल जाहिर बात है। नेशनल एक्शन प्लान जो है जो मुरतब किया गया था उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की इनपुट की जो अमल दरामद है उसमें भी अफवाज पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा है और रहेगा। इवन फैटिव से जो ग्रे लिस्ट से हम निकले हैं तो हमें तारीफ करनी चाहिए जहां आर्म फोर्सेस अपना किरदार अदा किया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे तो जो दीगर अहम मौजूआत है उनकी तरफ भी हम गुफ्तगू कर रहे होंगे प्रोग्राम दस्तक में। प्रोग्राम दस्तक देखते रहिए, वक्फा ले लीजिए। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। वेलकम बैक व्यूअर्स। सलमान साहब, आपके पास सारी सवाल लेकर आऊंगे। इमरान खान साहब ने चूंकि आर्म फोर्सेस का जिक्र आ रहा है और कल बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई थी चेंज ऑफ कमांड की। आज जो अब हमारे 17वें आर्मी चीफ है उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, तो सोशल मीडिया पे जो आउट गोइंग आर्मी चीफ है उनके हवाले से तो काफ़ी नेगेटिविटी पीटीआई के ट्रॉल्स जो हैं वो कर रहे हैं। बारकेफ इमरान खान साहब ने जब आज मुबारकबाद पेश की तो ट्वीट में उन्होंने कायद आज़म की जो स्पीच है उसका एक इक़्तिबास भी अटैच किया था और वो अफवाज पाकिस्तान से जब मुखातिब थे तो उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस हैं वो डिसाइड करेंगे इश्यूज़ और फिर वो ड्यूटी देंगे कि इन जो पॉलिसीज़ हैं इन पर कैसे अमल दरामद करना है। आप समझते हैं उन्होंने ये ठीक किया अपने
जो कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज के साथ इसको अटैच किया और फिर अपना भी एक नुक्ता नज़र लेकर आए और उन्होंने पिछले 8 माह में उन्होंने कहा कि जो ये खलीज बड़ी है रियासत और अवाम में, इसको कम करना चाहिए और इसके लिए जो है वो भी एक टेस्ट केस होगा। क्या कहेंगे सलमान गनी साहब? देखिए, ये तो खुद उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। बात ये कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की चीफ की नामजदगी के हवाले से कभी पाकिस्तान में ऐसी सूरत-ए-हाल तारी नहीं हुई थी। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम का एक जज्बाती रिश्ता है और फ़ौज जब किसी जारहियत के ख़िलाफ़ सरगर्म होती है तो कौम उसके पीछे खड़ी होती है। जैसे अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पाक सरज़मीन को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए पुरज़्म है और ये जज्बा और बलबला उनके अंदर मौजूद है। लेकिन ये सारी कैफियत किसने तारी की थी, क्यों कर तारी की थी? और अनवार साहब, मैं इसमें खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप को कि उन्होंने आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये जो सीनियरिटी का एक सीनियरिटी की बुनियाद पर पाकिस्तान की फौजी क़यादत की जो नामजदगी की है, उससे पाकिस्तान ना सिर्फ ये तकर्री का अमल उनकी मजबूती का बायस बना है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। जहाँ तक आपने इमरान खान साहब की मुबारकबाद का जिक्र किया है, मेरा ख्याल है पहले तो आप ये शुक्र अदा करें कि उन्होंने मुबारकबाद दे दी है। और जहाँ तक कायद आज़म के से देखें, कायद आज़म एक यकसू और संजीदा शख्स थे, वो एक क्रेडिबल लीडरशिप थे, वो तोल के बोलते थे और उनके बोलने से इस्लामिया ने हिंद उन पर एतमाद का इजहार करते थे। और कायद आज़म यकसू थे ख़ास तौर पे सिविलियन बालादस्ती के हवाले से। अब इमरान खान साहब की जो बात कर रहे हैं, देखिए एक वक्त के अंदर तो वो पाकिस्तान के सिपा सालार को सराहते नजर आते थे कि जी सिपा सालार ने हमें फलां जगह पे मदद की, हमारी हुकूमत को खड़ा किया। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज और इसके सरबराह के हवाले से जो कैफियत तारी करने की कोशिश की थी, वो बड़ी काबिल तशवीश थी। इससे पहले पाकिस्तान में कभी ऐसी सूरत-ए-हाल तारी नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि अब भी अगर उन्होंने ये मुबारकबाद दी और इसके साथ कायद आज़म को कोट किया है, तो कायद आज़म तो अपने जज्बात, एहसासात, ख्यालात के हवाले से यकसू थे। वो सिविलियन बालादस्ती पे कारबंद थे और उन्होंने अदारों के बारे में, बल्कि मैंने एक कोटेशन पढ़ी कि वो जो अदारों की इज्जत और तकरीम की वो बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि अदारों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां अदा करेंगे। मैं समझता हूं कि जब तक हमारी सियासी लीडरशिप अपने ख्यालात के हवाले से यकसू नहीं होगी और अपने सियासी मफादात को कौमी मफादात से बालादस्त रखेगी, ये कैफियत तारी रहेगी। मेरा ख्याल है कि उन्हें भी अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी चाहिए। और वो जो पाकिस्तान के अंदर एक बहरानी कैफियत तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके मुफाद में भी नहीं है। बात यह है कि जिस तरह का वो इकदाम करते नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में हमने ये देखा है कि जो सियासी लोग होते हैं वो तो इस्तेहकाम के लिए कोशिश होते हैं, वो अपने आप को अवाम के सामने जवाबदेह समझते हैं, वो कौमी और अवामी मसाइल के हल के हवाले से संजीदा होते हैं। लेकिन आप तो जो इलेक्टेड असम्बलीज है उनके दर पे हो गए हैं। और पाकिस्तान के अवाम तो असम्बलियाँ इसलिए बनाती है कि ये चले और वहां पर अवामी मसाइल डिस्कस हो। सियासी लोग भी इन ऐवानों को चलाने में और इनको बनाने में अपना रोल अदा करते हैं। मेरा ख्याल उनका जो एजेंडा है वो उसके हवाले से अभी तक यकसू नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने जो असम्बलियां तोड़ने का जो ऐलान किया है उसके हवाले से सबसे ज्यादा परेशानी उनकी खुद अपनी पार्टी की सफों में है। अच्छा, आपने ये तो एक अहम नुक्ता उठाया, मैं इस पर दोबारा लौट के आऊंगा और आपसे मैं खबर लूंगा क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया हुआ है गालिबन जुम्मे को। पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है पीटीआई का, और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा का, और कल मुलाकात भी है चौधरी परवेज इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब है और इमरान खान साहब के दरमियान। मैं ज़रा राना मकबूल साहब के पास जाऊँगा। सर बताइएगा, कम से कम इस नुक्ते पे तो चूँकि नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं PMLN की, उनकी भी राय ये है सिविलियन लीडरशिप की बालादस्ती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हमेशा से ये बात रही। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब यौम तासीस पे तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा, ये इस हवाले से भुट्टो साहब ने जो 1971 वॉर के बाद POWs की वापसी और जो पाकिस्तान की सरजमीन को वापस लेना जो भारतीय तसल्लुत में थी उस हवाले से बात की। इमरान खान साहब भी आज कह रहे हैं कि जी वो जो कायद आज़म को कोट कर रहे हैं, तो जो तीन बड़ी हमारी सियासी कुव्वतें हैं वो कम से कम इस नुक्ते पे तो एक सफ़े पे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से सेनेटर साहब? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनली तो सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है।
बात है आला हजरत इमरान खान साहब की। वो बजाते खुद इक्तजादात का मजबूरा हैं, उनके ख्यालात भी इक्तजादात का मजबूरा और उनके आमाल भी ऐसे ही हैं। अब वो कहते हैं पिछले 7-8 महीने जो गलतियां हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए आने वाले चीफ साहब को। वो कह रहे ये भी कहा उन्होंने। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जो गलतियां हुई, जो सही काम हुआ वो उनको गलतियां समझते हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि हम तो भी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, ये सही काम है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि नहीं है, वो उनको गलतियां कह रहे हैं क्योंकि उनको सर्व नहीं किया गया। वो एक एल्ट्रुइस्टिक, एक सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ कंसीटेड हस्ती है बदकिस्मती से, जो इस कौम के पल्ले पड़ गए हैं। ना उनका कोई बात सही होती है, ना उनकी सोच सही होती है। इसलिए मैं डिसएग्री करता हूँ, ये कोई मुकाम नहीं था नए चीफ को, जो इतने क्लीन रिकॉर्ड का बड़ा कॉम्पिटेंट कमांडर है, उसको ये नसीहतें करना। और नसीहत भी कौन कर रहा है, ये भी तो देखो कौन कर रहा है, जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर हैं सर पाकिस्तान के। भाई अब प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अमाल तो देखो उसने अपनी पार्टी के साथ क्या किया है। थका थका के मार दिया है, वहां लेके चला गया है, मैं उठा दूंगा, इस्लामाबाद को उल्टा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी बना। जब थोड़ी सी रुकावट आई तो उसी वक्त ही सारा कुछ फिजल आउट हो गया और नया एक जो है वो बना के रख दिया कि लो भाई मुझे तो निकलने दो इसमें, आई वॉन्ट टू रिगल आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और अब नई एक चीज उनको दे दी है, नई पॉलिटिकल इससे खेलते रहे। जरा इस पे मैं ये समझता हूँ जी सर कि ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था। अगर वो उन्होंने वेलकम करना था तो ईमानदारी से करना चाहिए था। कल तो वो आए, आज ही वो उनको इस तरह की नसीहतें वो बंदा करे जिसे खुद पता नहीं है कि ये अमाल, ये रूल्स ऑफ द गेम क्या होते हैं। वो तो हर वक्त अपने इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं और बड़े ही स्लिप शॉट तरीके से खेलते हैं, जो हमेशा बैकफायर करता है। ओके सर, आपको बता गया, मैं आगे आपने कहा कि ये मौका नहीं था। जनरल कादिर साहब, अब जो खान साहब की नई मूव है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची में तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लिख कर ले लें कि इमरान खान साहब ना पंजाब और ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुस्ताफ़ी होंगे, यानी डिसोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। बड़ा यकीन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। इमरान खान साहब तो मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, वो तो कहते हैं अगले ये आने वाले सोमवार या मंगल को हतमी ऐलान हो जाएगा। आपको भी इतना ही यकीन है कि नहीं करेंगे खान साहब? मैं तो ये इवन लॉन्ग मार्च के बारे में डे 1 से, आजकल मैं चैनल्स पे इतना ज़्यादा नहीं आता रहा हूँ, लेकिन जो 3-4 कुछ ऐसे थे मौके जहाँ पर मुझे बुलाया गया और वहाँ पर मेरी राय ली गई, तो मैंने यही कहा था डे 1 से कि वो नहीं पहुंचेंगे इस्लामाबाद। पहुंचे ना, पिंडी तो पहुंचे ना, पिंडी अपनी जगह पे ना, कि वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक नहीं लाएंगे। जो मकसद वो बयान कर रहे हैं उस मकसद के लिए उस एक्सरसाइज को नहीं यूज़ करेंगे और वो नहीं यूज़ हुआ। ये आए रास्ते से और रास्ते से नाकाम होकर वापस चले गए। अच्छा, ये उसको यहाँ पर रहने दें। ओके। और मेरे ख्याल में ये मामला, ये जो भी इन्होंने ये जो धमकी दी, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का उन्होंने नहीं कहा था, इस्तीफा की उन्होंने बात की नहीं, बाद में फिर वो अगले दिन जब लीडरशिप बैठी तो उन्होंने उसकी अपनी लीडरशिप वाले लोग, कुछ लोग अपनी नौकरियां बनाने के खातिर, उसके पार्टी में भी इस किस्म के लोग बड़े हैं, उसके अपने चाहने और न चाहने वालों की भी वहाँ पर कुछ मौजूदगी वहाँ पर है, तो उन्होंने उसको वहाँ से हटा के इस तरफ लाने की कोशिश की, डिज़ॉल्व करने के लिए। मैं तो क्या बताऊँ, ये अगर ये कार्रवाई करेंगे, जो उनको सिक्योरिटी हासिल है पंजाब गवर्नमेंट की वजह से, और बेशुमार चीज़ें हैं जो उनके ख़िलाफ़ है, मैं जाए उन तफसीलात में जाए बगैर, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर जो सेंस समझ वाले लोग हैं वो उनको बताएंगे, बार्गेनिंग चिप के लिए उन्होंने भाई साहब अगर आप ये असम्बलियाँ जिस वक्त डिज़ॉल्व करेंगे, उस वक्त फिर ना आप पंजाब में होंगे, ना आप मरकज़ में होंगे, ना आप KPK में होंगे। आपके तमाम जितने रैंक एंड फाइल है, जितने आपके MPAs और MNAs हैं, वो बेलावारिस होकर दाएँ बाएँ फिरते रहेंगे। और बेशुमार जो केसेस उनके हैं जहाँ पर किसी सूरत में आप मानने को तैयार नहीं है, आपकी हर चीज़, आपको 100 कत्ल माफ़, जो मर्जी है कर लो, इस वक्त जो तकरीर करते हो। अभी ये बात जो उन्होंने की है कायद आज़म के फरमान को सामने ला के, भाई साहब उससे ज़रा कोई पूछा जाए कि 18 में तुम आए और तुमने इन्वायरमेंट के बारे में क्या कहा फौज के, 19 में तुमने क्या कहा, 20 में तुमने क्या कहा, 21 में तुमने क्या कहा, आज से 10 दिन पहले तुमने क्या कहा कि अगर ये मेरी हुकूमत जो है ना, वो अगर तारीख अदम एतमाद को वो रोक तो सकते थे। अभी रोक सकते थे तो एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? 10 दिन पहले की बात है, ये बात उन्होंने की है। तो ये तो मेरे ख्याल में खान साहब
जिस वक्त बोलते हैं, तकरीर करने की बारी आ जाती है या कोई चीज़ कन्वे करने की बारी आ जाती है, उस वक्त वो करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। बेशुमार लोग उसके बारे में बात करते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि प्रॉबेबली वो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि उनको याद नहीं रहता है कि कल मैंने क्या कहा। अब इस एक ऐसे शख्स के ज़ुबान से जो 6 साल फौज से मुतालिक रहे, एक फौजी कमांडर से, बल्कि 5 साल की बात है, अभी तकरीबन 5 साल 4.5 साल हो चुके। जी 4.5 साल उनकी हुकूमत रही और 4.5 साल आप 7 माह से तो आप लोग हैं ना जी, 3.5-4 साल इमरान खान साहब की रही। जिस वक्त नहीं, उसके बाद भी फौज के इन्वॉल्वमेंट के बारे में उनकी राय आती रही है। जी आती मैं रही उसकी नहीं, मैं उसकी राय की बात कर रहा हूं। राय आती रही है और ये 10-15 दिन पहले तक, और वो इस वक्त आके सडनली उसको मुबारकबाद भी याद आ गए, कायदे आज़म के फरमान भी याद आ गए, सब कुछ आ गए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 10 दिन के बाद कोई और बयान भी आएगा जो इस बयान को भी कंट्राडिक्ट करेगा। तो जहाँ तक उनकी इस बात का ताल्लुक है कि फौज के बारे में कि उनका कोई रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कायदे आज़म ने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे कायद हैं, हमारे सब कुछ वही है। और मैं आपको पहली बात बता दूं, इवन आर्म फोर्सेस सबसे पहले ये बात कहेंगे कि जी हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम मुल्की मामला को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने कहा है, ये एडमिट कर लिए कि अगर रहा एनवायरमेंट तो गलत रहा है। और मौजूदा मैं क़यादत के बारे में आपको बताता हूँ कि वो सबसे ज्यादा इस बात के लिए कीन होंगे कि उनको छोड़ा जाए कि वो अपने फ़राइज़ आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो सरअंजाम दे। उसमें बहुत आसानी वो फील करेंगे, वो उनके लिए बहुत बेहतर होगा, बजाय इसके कि अपने आप को उस इल्ज़ाम का हिस्सा बनाएं जो कि सिविलियन एक दूसरे के ऊपर जो लताड़ परेड करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जा सराई करते हैं, कार्रवाई करते हैं। आर्म फोर्सेस विल नॉट लाइक देम, वो अपने आप को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा। सलमान गनी साहब, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से मेंबरान असम्बली जो हैं वो हिचकिचाहट का शिकार है या तजब्जुब का शिकार है, वो मुस्ताफ़ी नहीं होना चाह रहे। लेकिन मैं मियां इस्लाम इकबाल साहब को भी सुनता हूं जो PTI के वज़ीर भी हैं और उनके रहनुमा भी हैं, दीगर भी हैं, वो कहते हैं कि जी ये फैसला जो है तमाम लीडरशिप ने कर लिया। पार्लिमानी पार्टी को इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि वो कॉन्फिडेंस पे लेना चाह रहे थे। तो आपको कुछ लगता है कि दाल में कुछ काला है या कोई पीछे हटेगी PTI या साबित कदम रहेगी? देखें अनवर साहब, सियासत जो होती है वो डायलॉग के साथ मशरूत होती है और सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकले तो वही बेहतर होता है, वही नतीजा खेज होता है। लेकिन हमारी सियासी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माइंडसेट सरगर्म अमल है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है तो तब भी वो अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होता, और जब अपोजिशन हुकूमत बनती है और वो अपोजिशन में जाते हैं तब भी वो डेडलॉक क्रिएट करते हैं। और पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि ख़ुद हुकूमतें जो हैं वो अपनी असम्बली तड़वाने के लिए सरगर्म है। और कहा किसने है? जनाब इमरान खान साहब ने। और वो ये कह रहे हैं कि हम इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। पहला सवाल तो ये है कि क्या जिसे वो करप्ट सिस्टम करार दे रहे हैं उसी सिस्टम के तहत वो बरसे इक़्तिदार आए, उसके बाद उनकी जो दोनों हुकूमतें हैं क्या ये उसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? और मैं समझता हूँ कि ये अरकान असम्बली की किरदार कुशी के मुतरादिफ है कि जो इलेक्टेड मेंबरान हैं उनको ये बात कहा जाए। दूसरी बात देखें, पख्तूनख्वा के अंदर तो उनके पास अक्सरियत है, वहाँ पर वो अपनी डिक्टेशन जो है वो लागू कर सकते हैं। लेकिन पंजाब का महाज जो है ये बड़ा क्रूशल है। और जैसे आपने कहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब की 2 रोज से मुलाकात नहीं हुई, अब ये कल मुलाकात होने जा रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर परेशानी इस बात की है, वो ये कहते हैं कि हम अपनी असम्बली तोड़ने के बाद हमारी वो जो सरकारी हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास ऑफिसेज हैं। और सबसे अहम बात यह है वो जो तरक्याती अमल चल रहा था, बात है कि ये जो करोड़ों अरबों के फंड्स दिए गए थे उन पे क्या उस तरह अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, मेरे से अगर आप खबर वाली बात पूछते हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी वाजे, देखें बात यह कि माजी के अंदर जब इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त होती है तो एक कलेक्टिव जो है वो फार्मूला सरगर्म होता है जिसमें तमाम लोग अपनी अपनी असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इनके पास क्या गारंटी है कि 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर कबल अज़ वक्त इंतखाबात यकीनी बनेंगे? और क्या सिर्फ 2 सूबों में होंगे? मुझे ये सारा मामला जो है ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि ये असम्बली इस तरह नहीं टूटेगी। अदम एतमाद के लिए भी,
अपोजिशन को 186 मेंबरान चाहिए और चौधरी परवेज इलाही साहब को भी एतमाद के वोट के लिए 186 मेंबरान चाहिए, और इस वक्त दोनों ऐसी पोजीशन पे नजर नहीं आ रहे हैं। ये 4 का फर्क है, 9 की अक्सरियत है इस वक्त चौधरी साहब के पास। तो ये मामला बिल आखिर अदालत में जाएगा। माजी के अंदर भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इन इलेक्शन के हवाले से आपको याद होगा कि तीनों जो इजलास बुलाए गए थे वो अदालती अहकामात में थे। ये मामला अदालत में जाएगा और हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती है कि ये ऐवान जिन मकासद के लिए बनते हैं, इन ऐवानों के अंदर मसाइल का जिस तरह हल होना चाहिए उस तरह नहीं हो पा रहा। और जब आप अपने मसाइल भी हल नहीं कर पाएंगे और अपनी ही कश्ती को डुबोने पे कारबंद होंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासत की गारंटी नहीं की जा सकती। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से मैं अनवार साहब ये बात जरूर कहूंगा कि डायलॉग जो है बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है जी, कि आखिर पाकिस्तान के अंदर ऐसी एक बहरानी और तूफानी कैफियत जब तारी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा नेशनल डायलॉग की बात करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत को इस पे पेशरफ्त करनी चाहिए और ये ऑफर करनी चाहिए कि पीटीआई की लीडरशिप आए बैठे, अगर वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात चाहती है। देखें, इंतखाबात मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर फेयर इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात मसला है, और जब तक आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के हवाले से डायलॉग नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि आने वाले इंतखाबात में जो पार्टी जीतेगी वो तो मसलत इक़्तिदार पे पहुंचेगी, हारने वाली पार्टी फिर 200 जो सारा मैं समझता हूं कि उसका नेगेटिव असरात पाकिस्तान की मईशत पे होते हैं, पाकिस्तान की माशरत पे होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी चाहिए। अहम नुकात उठाए हैं सलमान साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है और मैं चाहूंगा चूंकि हुकूमती सेनेटर भी हमारे पास मौजूद हैं, राना साहब, सलमान गनी साहब की राय है कि हुकूमत को डायलॉग के लिए पेशरफ्त करनी चाहिए। बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, सलमान गनी साहब की तरह एंकर भी हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने एक वीलॉग में कहा है कि इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में पैगाम भी पहुंचाया है कि वो कोई फेस सेविंग के मुतमन्नी हैं, कोई डायलॉग किया जाए। और ये बहुत से मुबस्सिरीन की राय में ये जो उनका ऐलान भी एक बार्गेनिंग चिप है कि अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तभी तो अभी तक ऐलान हतमी नहीं हुआ, इत्तेफाक हुआ लेकिन हतमी ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने का सोच रही है। एक तरफ आप देखें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदात हुई है, टीटीपी दोबारा से सर उठा रही है, मुल्क की मईशत जो है वो सियासी स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है, ऐसे में डायलॉग सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है? पहले मैं हतमी ऐलान की बात आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, अच्छा, तो बाद में मैं अपनी राय दूंगा। हतमी ऐलान उन्होंने क्या करना था, किस चीज का, कि डिसोल्यूशन कर दी जाए जी, वो चौधरी परवेज इलाही साहब एडवाइस कर रहे हैं गवर्नर को। मेरी अर्ज सुने ना, वो तो उसका तो वक्त गुजर गया है। अगर करनी थी तो उसने प्रॉम्प्टली करनी पड़ती है, एडवाइस देनी पड़ती है गवर्नर को। अब आपने खुद टाइम दे रहे हैं, उधर से अपोजिशन जो है उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी है, जो 18 बंदे सस्पेंड किए हुए हैं कि ये बड़ी ज्यादती है, क्या उनको 18 बंदों को बाहर निकाल दी जाए सारे प्रोसेस से। लॉ जो कहता है आर्टिकल 112 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि इवन इन द सेशन जो है अगर कोई रेजोल्यूशन आता है अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर या कोई नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन फाइल होती है एंड इट रीचेस द स्पीकर्स टेबल, तो जो है असेंबली जो है डिसॉल्व नहीं हो सकती। ये एक और इसी तरह जो प्रोविंशियल असेंबली के रूल्स हैं, रूल 22 एंड रूल 23, अच्छा, उसमें ये पूरी तरह मैसिवली एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए असेंबली नहीं, उनको पता था ये परवेज इलाही साहब को ये पता था कि असेंबली नहीं डिसॉल्व हो सकती, ना उनका डिसॉल्व करने का इंटेंशन है, ना वो तो कह रहे मैं आधे सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। इमरान खान साहब कहने से क्या है, कोई कहने और करने में फर्क नहीं होता। आप इतने माशाल्लाह महान और तजर्बाकार एंकर हैं, आपको क्या ख्याल है कि जो कहा जाता है वो कर दिया जाता है? वो कहना ये सारे एक तरह से पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें होती हैं। उनका सिर्फ इशू जो था वो रिगल आउट करना था कि जी मैं वहां तो नहीं हो सका, चलो अब मैं ये बात कर लूं। अब आइए आप जो मैं बहुत दफा मैं आपके साथ पहले भी बात कर चुका हूं, सलमान साहब ने बड़ी ये कीमती बात की है, डायलॉग ही इन सारे मसाइल का हल है। जंगों के फैसले कॉन्फ्रेंस टेबल पे होते हैं, मैंने पहले कई दफा आपको सबमिट किया जी जी, और उनके प्रेसिडेंट ने भी कोशिश की है, पता नहीं किस तरह की है, डर के की है या कुछ सीरियसली की है कि कुछ डायलॉग हो। अब भी यही इसका हल है कि जो पार्लियामेंट टेबल उसके ऊपर बैठें, चाहे ये अपने नुमाइंदों को भिजवाएं। गवर्नमेंट तो कह रही है बार बार, आपको याद होगा 2 दिन पहले भी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी आए तशरीफ ले आए, इलेक्शन डेट के ऊपर भी हम नेगोशिएट कर सकते हैं, वो भी आगे पीछे हो सकती है, आप आए बैठें, सारे इश्यूज जो हैं हल किए जा सकते हैं।
लेकिन एक मसला जरूर है, वो क्या? अभी जनरल बलोच साहब ने इंडिकेट किया कि जो प्लेथोरा ऑफ केसेस हैं वो तो उनको फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो तोशाखाना का केस है, चाहे फॉरेन फंडिंग का केस है, चाहे वो सीक्रेट अकाउंट्स का केस है, चाहे वो कादर यूनिवर्सिटी का 458 करोड़ का केस है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है। ये केसेस जो हैं वो तो स्टैंड करते हैं, दैट दे हैव टू फेस। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो बातचीत होनी चाहिए, बैठ जाएं। बैठ के जनरल कादिर साहब से भी क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं। सर, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जोड़ने की सियासत करती है। वो कहती है कि जो नफरत और इंतशार नहीं बल्कि इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें किसी को कोई शक है नहीं, तो उसके लिए कोई संजीदा कोशिश सामने आएगी? परफॉर्मेंस अगर पीपल्स पार्टी के पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में अगर देखा जाए, उन्होंने 5 साल यहाँ पर हुकूमत की जिसमें जरदारी साहब जिस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, कोई मसला पैदा हुआ मरकज़ी हुकूमत का या फ़ौज के साथ इदारों के साथ ताल्लुक़ में, या वैसे मामलात को जहाँ तक सियासी जमायतों का ताल्लुक़ है उनके साथ कोई मसला हुआ, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को चलाया गया, 5 साल पूरे किए गए। आज भी कहीं पर प्रॉब्लम हो जाता है तो जरदारी साहब पहुँच जाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एमिकेबली सोल्यूशन निकल आता है और मामला तो क्या ये इस डायलॉग में भी कोई जरदारी साहब किरदार अदा कर सकते हैं? मैं अभी ये डायलॉग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, डायलॉग इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, और मैं थोड़ी देर के लिए शेख रशीद बन जाता हूँ। जुलाई अगस्त में इलेक्शंस होंगे, आप देख लेना। ये फेस में ये आपने जबरदस्त एक और पेशेंट हुई जनरल कादिर साहब ऑन दिस लाइटर नोट के उन्होंने कहा कि वो भी जुलाई अगस्त का, आप जुलाई अगस्त में बता रहा हूँ। ये मैं शेख रशीद साहब बनता हूँ। खान साहब की बात था, आपने एक तरह से नहीं मानी। वो ये फेस सेविंग उनके लिए होगी, इसके ऊपर हुकूमत भी एग्री करेगी, वो भी एग्री करेगी। चलिए, ये बड़ी आप हंसी मजाक में बड़ी आम नुक्ता उठा लिया जनरल कादिर साहब ने कि जुलाई अगस्त में इलेक्शंस होंगे, यानी कि जो मुद्दत है उससे पहले ज़ाहिर बात है 3 माह का टाइम भी होता है इंटरिम गवर्नमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल कादिर बलोच साहब। सर आपका, राना मकबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान गनी साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि आप आते हैं हमारे साथ अपनी गुफ्तगू करते हैं। व्यूअर्स, अहम इशूज़ हैं, सिक्योरिटी चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज है, और अब ये एक टेस्ट केस है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद वो इन चैलेंजेस को मिलकर हल करने के लिए हतमी तौर पे आगे बढ़े। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान, और ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी कि वो ए पॉलिटिकल है, उन्होंने इदारे ने खुद माना है, तो फिर सियासतदानों को आगे बढ़ना होगा और मामलात के हल के लिए कलीदी किरदार अदा करना होगा, जिसे कहते हैं वॉक द टॉक भी करनी होगी। इसी पैगाम के साथ आज की नशस्त से रुखसत चाहेंगे। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।